साल 1948 भारतीय सेना कबीलाई लश्करों को उल्टे पांव खदेड़ते हुए पाकिस्तान सीमा के करीब पहुंच रही थी। पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारतीय सेना और आगे बढ़ी तो मराला और मंगला बांध भी हाथ से न निकल जाए। बाकी के बांधों पर तो इंडियन आर्मी ने पहले ही कंट्रोल कर रखा था। ये वो बांध थे जिन पर पाकिस्तान के सिंचाई और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स टिके हुए थे, यानी पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी का हुक्का पानी इन डैम्स पर निर्भर था। इसे समझने के लिए ब्रिटिश राज के समय में चलते हैं। तब दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़ी नहर बनवाई गई थी। देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब का पश्चिमी भाग पाकिस्तान में गया और पूर्वी भाग भारत के हिस्से आया। ज़मीन बटी, फिर कुछ बांध भारत के हिस्से आए और कुछ पाकिस्तान के। अब नदियों का तो बंटवारा हो नहीं सकता था, तो वो धारा प्रवाह बहती हैं। इस्लामाबाद में बैठे वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को कश्मीर पका आम लग रहा था। इसे हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने समय समय पर सेंध मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पके आम को पाने के चक्कर में पानी से तो समझौता किया नहीं जा सकता था। इसलिए मन में एक डर भी सता रहा था। पाकिस्तान को डर था कि अगर कभी युद्ध जैसे हालात में भारत ने पाकिस्तान आने वाला ये पानी ही रोक दिया तो, या बदला लेने की जुगत में कहीं भारत इतना पानी ना छोड़ दे कि कराची द्वारका बन जाए। ऐसे में दोनों देशों ने एक तरकीब निकाली। तरकीब को नाम दिया सिंधु जल समझौता। पर समझौते के लिए दोनों देश तैयार कैसे हुए, ये समझौता किसने कराया, इसके पीछे की कहानी क्या है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, आज टटोलेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक। तारीख के आज के एपिसोड में बात सिंधु जल समझौते की। Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. तारीख 20 दिसंबर 1947। पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के चीफ इंजीनियर्स के बीच एक समझौता हुआ। तय हुआ कि भारत पानी का एक निश्चित हिस्सा 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देता रहेगा। इस एग्रीमेंट को हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। समय जब खत्म हुआ तो 1 अप्रैल 1948 से भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया। अब इससे हुआ वही जिसका डर था। पाकिस्तान के पंजाब की 17 लाख एकड़ ज़मीन की हालत ख़राब हो गई। जैसा हमने पहले ही आपको बताया, पाकिस्तान कश्मीर को एक पका आम समझकर सेंधमारी की जुगत में रहता था। बस इसी वजह से एक कदम उठाना पड़ा। मसलन भारत ने औपचारिक तौर पर बताया कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया है। पाकिस्तान दूसरी तरफ, उसने 1951 में इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया, यह आरोप लगाते हुए कि भारत पाकिस्तान की वाटर सप्लाई में बाधा डाल रहा है। अब यहीं से मामले में यूएस की एंट्री होती है। अपनी किताब इंडस बेसिन अनइंटरप्टेड हिस्ट्री ऑफ टेरिटरी एंड पॉलिटिक्स फ्रॉम अलेक्जेंडर टू नेहरू में उत्तम कुमार सिन्हा इस बाबत लिखते हैं कि 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनली वैली अथॉरिटी, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने वाली अमेरिकी संस्थान है, इसके पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। अमेरिका के मशहूर लेखक और रिपोर्टर वॉल्टर लिपमैन ने सुझाव दिया कि भारत जा रहे हैं तो पाकिस्तान भी हो ही आइए, क्योंकि कश्मीर विवाद की जड़ नदियों की लड़ाई में है। वो नदियाँ जिनका सोर्स तो भारत है पर वो पाकिस्तान से होकर बहती हैं। यहाँ आपको एक बात हम स्पष्ट कर दें कि भारत से होते हुए पाकिस्तान जाने वाली कुल 6 नदियाँ हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये नदियाँ पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिलती हैं। इसमें सिंधु मुख्य नदी है, बाकी इसकी सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। लिलियंथल भारत आते हैं। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में नेहरू से उनकी मुलाकात होती है। तकरीबन 1 हफ्ता वो इसी भवन में रहते हैं, यहीं पर गुजारते हैं। कई प्रोजेक्ट पर चर्चा होती है। यहाँ ये लिलियंथल पाकिस्तान पहुँचे जैसा कि लिपमैन ने उन्हें सुझाया था। पाकिस्तान में जब उन्होंने जल विवाद पर बात की तो लियाकत नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं होता, पानी या विस्थापितों के मुद्दे को हल करना निराधार ही होगा। लिलियंथल इसके बाद अमेरिका लौटे। उन्होंने भारत दौरे पर एक लेख भी लिखा, आर वी लूजिंग इंडिया। उन्होंने लिखा कि यहाँ से हम से उनका तात्पर्य अमेरिकन से था, हम आज भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के अंत की शुरुआत देख रहे हैं। उन्होंने अपने लेख के अंत में एक और बात लिखा कि नेहरू एशिया में लोकतंत्र की अंतिम आशा है, हालांकि इसकी गारंटी नहीं। इस लेख के पब्लिश होने के बाद लिलियंथल के टेलीफोन की घंटी बजती है। उनके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर दूसरी तरफ थे उनके अजीज़ दोस्त और वर्ल्ड बैंक के प्रमुख यूगेन आर ब्लैक।
वो इस संदर्भ में कहते हैं कि मैं इस पर कुछ कदम उठाना चाहता हूँ। 6 सितंबर 1951 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को इस बाबत एक लेटर मिलता है। ये खत वर्ल्ड बैंक की ओर से आया था। इसमें लिखा था कि हम एक दोस्त के तौर पर दोनों देशों के बीच सिंधु नदी विवाद पर सुलह कराना चाहते हैं। नेहरू तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने लिएंथल के आर वी लूजिंग इंडिया वाले लेख में कई फैक्ट्स सामने रखे इन्हें गलत बताया। जैसा नेहरू ने साफ किया कि नहर जल विवाद का कश्मीर मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल भारत और पाकिस्तान दोनों ने वर्ल्ड बैंक के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के मुताबिक दोनों देशों को एक एक इंजीनियर नियुक्त करना था और तीसरे इंजीनियर को वर्ल्ड बैंक ने नियुक्त किया ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ एक टिकाऊ व्यवस्था, एक टिकाऊ योजना बनाई जा सके। करीब एक दशक मीटिंग ही चलती रही। साल 1959 का सितंबर महीना आता है। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ढाका के दौरे पर जाते हैं। अचानक उनका विमान नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरा। वो प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने आए। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हाई कमिश्नर राजेश्वर दयाल ने इस मुलाकात के लिए उन्हें तैयार किया था। पालम में करीब 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत चली। लग रहा था कि बर्फ पिघल गई है, सारे विवाद सुलझ सकते हैं। इस मुलाकात के बाद तय हुआ कि नेहरू भी पाकिस्तान जाएंगे। एक साल बाद 1960 में 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे। हवाई अड्डे से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के रूट पर कोई खास सजावट नहीं दिखी, लेकिन सड़क पर दोनों ओर जवाहरलाल नेहरू को देखने वालों की एक भारी भीड़ थी। पर यह भीड़ शांत खड़ी थी, ना कोई नारेबाजी, ना कोई शोर शराबा, मानो सैन्य अधिकारियों ने ये सब कुछ पहले से तय किया हो। उसी शाम एक एग्रीमेंट साइन होता है। इसे नाम दिया गया सिंधु जल समझौता, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। यह नेहरू की आखिरी पाकिस्तान यात्रा थी। इसके बाद 1962 का युद्ध छिड़ा। अब थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जिसका जिक्र किया हमने वो थी क्या। फिर बात होगी कि क्या वाकई इस एग्रीमेंट को भारत या पाकिस्तान तोड़ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के पास क्या विकल्प होंगे। भारत से होते हुए पाकिस्तान जाने वाली कुल 6 नदियां हैं, जैसा हमने बताया, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन नदियों को 2 खेमों में बांटा गया है, पूर्वी और पश्चिमी। पहली 3 नदियां पश्चिमी नदियां कहलाती हैं, यानी सिंधु, झेलम और चिनाब। बाद की 3 पूर्वी, यानी रावी, सतलज और व्यास। समझौते के मुताबिक भारत का पूर्वी नदियों पर तो पूरा अधिकार है, पर पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ा। समझौते से पाकिस्तान को नदियों का कुल लगभग 80% पानी मिलता है और भारत को 20%। यहाँ एक ट्विस्ट ये भी है कि पाकिस्तान के हिस्से आने वाली सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी भारत सिर्फ नॉन कंजम्पटिव चीज़ों में ही इस्तेमाल कर सकता है, यानी ऐसे कामों में जिसमें पानी दोबारा नदी में छोड़ा जा सके। मसलन बिजली बनाने के काम में। अगर दोनों देशों के बीच कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए 3 टियर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया गया है। पहला, स्थायी सिंधु आयोग यानी परमानेंट इंडस कमीशन PIC। ये भारत और पाकिस्तान के जल आयुक्तों की एक टीम होती है। किसी भी विवाद का पहला समाधान यहीं से किया जाता है। अगर दोनों देश यहाँ आपसी सहमति से समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो तटस्थ विशेषज्ञ यानी एक न्यूट्रल एक्सपर्ट इस पर पहल लेते हैं। विश्व बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करता है जो इस मामले पर ध्यान देता है। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़ा विवाद यहीं से तटस्थ एक्सपर्ट की मदद से सुलझाया गया था। इसके बाद स्थायी पंचायत न्यायालय आती है। यहाँ भी हल नहीं निकला तो दोनों देशों की सहमति से मामला नीदरलैंड के हेग में PCA में भेजा जा सकता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान दोनों में से कोई देश सिंधु जल संधि को तोड़ भी सकता है, इससे पीछे हट सकता है? तो इसको भी समझ लीजिए। संधि के आर्टिकल 12 के मुताबिक भारत या पाकिस्तान अकेले इस संधि को खत्म नहीं कर सकते। इसे खत्म करने के लिए, आई रिपीट, इसे खत्म करने के लिए दोनों देशों की सहमति से एक नई संधि करनी होगी। कोई भी देश एक तरफा संधि को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ वैध तरीके अपनाकर दूसरे देश पर दबाव ज़रूर बना सकता है। आप उदाहरण से ऐसे समझिए कि भारत कुछ वैध तरीके अपनाकर पाकिस्तान पर इस मसले पर दबाव अवश्य बना सकता है। जैसे कि फ़िलहाल इस ट्रीटी को भारत ने होल्ड कर दिया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और जिसमें लगातार ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान की संलिप्तता है। पाकिस्तान जो लंबे समय से आतंकवाद को अपने देश में पनाह देता आया है, तो इस बीच, इन घटनाक्रमों के बीच, आतंकी हमले के बाद भारत ने फ़िलहाल इस ट्रीटी को होल्ड कर दिया है।
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत सरकार ने कई कड़े और बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें से एक कदम ये था सिंधु वाटर ट्रीटी को लेकर, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, जिसे भारत ने होल्ड करा है। इसी बहाने हमने इस पूरी जो संधि है इसके इतिहास को खंगाला और तारीख के माध्यम से ये जानकारियाँ आपके सामने रखी। इस एपिसोड को लिखा है हमारी साथी प्रगति ने। तारीख के अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए किस्से कहानी के साथ, इतिहास के फिर किसी पुराने पन्ने के साथ। तब तक लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।